Hello guys, I welcome you all in Only IS and today we are going to start our discussion on GS Paper 1 2021 History Section. और हिस्ट्री सेक्शन की वीडियोस दो पार्ट्स में आने वाली है. सबसे पहले पार्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्ट एंड कल्चर, देन पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री एंड फाइनली वर्ल्ड हिस्ट्री. एंड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. So let's start our discussion with art and culture. But before that, I would like to tell you the pattern that we are going to follow in this video. See, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस बार जो क्वेश्चंस आए क्या वो उन्हीं सोर्सेज से आए जिन्हें मार्केट या फिर टॉपर रिकमेंड करता है, और अगर नहीं आए तो कौन से नए सोर्स को रेफ़र किया गया है यूपीएससी के द्वारा, और क्या उन नए सोर्सेज को हमें अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करना है या नहीं. ठीक है. इसके बाद दूसरा पॉइंट होगा कंपैरिजन का कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या अभी भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या नहीं, एंड इन शॉर्ट व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ द प्रेजेंट पेपर विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है. इन द थर्ड पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, वेदर द क्वेश्चन वाज इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट. इससे हमें ये पता चलेगा कि कट ऑफ ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा. एंड एट लास्ट देयर विल बी सम वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम माई साइड विच यू कैन इंक्लूड इन योर फ्यूचर प्रिपरेशन. ठीक है. बट बिफोर स्टार्टिंग आर्ट एंड कल्चर मैं आप सभी की एक क्वेरी एड्रेस करना चाहूँगा, दैट इज़ विच सोर्स शुड वी फॉलो फॉर आर्ट एंड कल्चर. देखिए एवरेज है 3 से 4 क्वेश्चन का आर्ट एंड कल्चर के लिए, और भाई इस बार तो और बड़ा ब्लंडर हो गया, एक ही क्वेश्चन आया आर्ट एंड कल्चर का. एंड व्हाट पीपल फॉलो NCERT, CCERT, देन नितिन सिंघानिया. सो भाई टेल मी कि 3 बुक पढ़ के 3 क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ वर्थ और नॉट. भाई इट इज़ नॉट वर्थ. ठीक है. इट इज़ नॉट in our interest to follow too many sources and solving just 3 questions. So for this I am going to suggest you one solution, that is a complete solution to art and culture. ठीक है. देखिए इस बुक का फ़ायदा ये होगा कि जो भी यहाँ पर अवेलेबल है इन बुक्स में वो तो भाई इस बुक्स में मिलेगा ही मिलेगा, बट इसके अलावा जो हमारी कंटेंट टीम ने रिसर्च की है, ठीक है, उसके द्वारा रिसर्च मटेरियल भी यहाँ पर आपको मिलेगा. काफ़ी क्वेश्चन हमारी इन बुक से पिक किए गए हैं. सो एट लास्ट I would be suggesting you कि भाई just give a one reading to these book. If you find it suitable, so continue. Otherwise, you can have your own resources. I don't have any issue. ठीक है. So now finally start with art and culture questions. So this time there was only one question, and the question was evaluate the nature of Bhakti literature and its contribution to Indian culture. ये क्वेश्चन था 10 मार्क्स का, 150 वर्ड्स. दैट मीन्स यू आर रिक्वायर्ड टू राइट इन जस्ट 2 पेजेस. ठीक है. अगर हम आर्ट एंड कल्चर की जनरल एनालिसिस करें तो ये देखा गया था पास्ट में कि हर बार 3 से 4 क्वेश्चंस आते ही थे, बट इस बार सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आया आर्ट एंड कल्चर से. तो आप कह सकते हैं कि दिस वाज अनएक्सपेक्टेड ईयर फॉर आर्ट एंड कल्चर. अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से इसकी एनालिसिस करें तो हमें ये पता चलता है यूपीएससी ने इस बार का क्वेश्चन अपनी एक हॉट थीम से पूछा है. अब आप बोलेंगे हॉट थीम्स क्या होती है. हॉट थीम्स का मतलब ये होता है कि पिछले पास्ट ईयर में यूपीएससी ने इन्हीं थीम से बार बार क्वेश्चंस रिपीट किए हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, भक्ति मूवमेंट, लिटरेचर, गंधारा स्कल्पचर. तो इस बार भी अगर आप देखें क्वेश्चन वाज फ्रॉम भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर. तो आप ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन वाज ईजी टू मॉडरेट. वाई ईजी टू मॉडरेट? जस्ट बिकॉज कि भाई यूपीएससी ने उसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जिसके ऊपर ऑलरेडी उसने पूछा था. अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर नया टॉपिक होता, मान लो साइंस एंड टेक होता, दो उसके ऊपर भी पूछ चुका है, या फिर पपेट्री होती, तो अपन कह सकते कि हाँ यार इस बार अनएक्सपेक्टेड और टफ क्वेश्चन था, जस्ट बिकॉज इसे कोई पढ़ता ही नहीं है. लेकिन भाई सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करते हैं, सब ने भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ा था. सो वाई टू टेल इट डिफिकल्ट. ठीक है. इट वॉज अ ईजी क्वेश्चन, इट वॉज नॉट अ टफ क्वेश्चन. ठीक है. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करें तो देखिए भक्ति मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, चैतन्य महाप्रभु. इसके बाद पर्शियन लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, संगम लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है. तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेल क्लियर कि व्हाट आर द थीम्स ऑफ यूपीएससी. तो व्हाट यू शुड डू कि भाई आपको भी आर्ट एंड कल्चर के पिछले अप्रॉक्सीमेटली 25 साल के क्वेश्चन उठाने चाहिए, वहाँ से आर्ट एंड कल्चर की थीम्स निकालनी चाहिए कि भाई किस किस टॉपिक्स के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है. पता है मैं ये क्यों बोल रहा हूँ. सी, चाहे पेपर GS 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, सबसे ज़्यादा पता जो मैटर करता है ना, दैट इज़ इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. अब देखिए GS 2 एंड GS 3 में इंट्रो एंड कंक्लूजन लिखना ना बहुत आसान होता है. सिंपली यू कैन गिव द फैक्ट और डेटा or some current event. You are done with the introduction in GS 2 and GS 3 both. इवन कंक्लूजन में क्या करना है, आपको कोई भी स्कीम पकड़नी है गवर्नमेंट की, या फिर
$5 ट्रिलियन का टारगेट पकड़ना है या नीति आयोग की कोई थीम पकड़नी है, उसके आजू बाजू अपनी कंक्लूजन कर देना। तो मतलब बहुत ईजी होता है यहाँ पर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन लिखना, एंड फर्स्ट और लास्ट इंप्रेशन बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो GS2 एंड GS3 में पीपल डोंट फेस प्रॉब्लम, बट पीपल फेस प्रॉब्लम इन GS1। पता है क्यों? बिकॉज यहाँ पर आप बताओ, कोई करंट आ सकता है, कोई डेटा आ सकता है, कोई फैक्ट आ सकता है, नहीं। आप GS1 के सारे क्वेश्चंस देख लो, बहुत मुश्किल होता है ये डेटा, फैक्ट एंड ऑल दोस थिंग्स को करना। तो उसके लिए क्या करते हैं, थीम्स बनाई जाती हैं, ठीक है, जिसके ऊपर UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैनिज्म, बुद्धिज़्म, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, और फिर लिटरेचर, पर्शियन लिटरेचर, इन सब के ऊपर ना थीम वाइज इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे आप देखो, ये मेरे नोट्स का एक ग्लिम्स है, दो आई नो हैंड राइटिंग इज़ नॉट विजिबल, बट आई विल रीड इट जिससे आपको समझ में जाए, ठीक है। देखिए, ये थीम है मेरी 9 आर्ट एंड कल्चर की, एंड इट इज़ ऑन मूवमेंट। मतलब अब मेरे सामने किसी भी मूवमेंट में कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो सूफी मूवमेंट हो, चाहे भक्ति मूवमेंट हो, ठीक है, चाहे कोई सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हो, चाहे कुछ भी मूवमेंट हो, ठीक है, आई एम डैम श्योर कि आई एम गोइंग टू यूज़ द सेम इंट्रो, ठीक है। और इंट्रो वुड बी व्हाट इज़ दैट मूवमेंट। अब आप बोलेंगे भाई इसमें कौन सी नई चीज़ बता दी। देखो, जब आपके सामने क्वेश्चन आते हैं ना और आपने बहुत सारा कंटेंट पढ़ा रहता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो 1 मिनट के लिए कि भाई सूफी मूवमेंट की स्टार्टिंग किससे करूँ, इंट्रो किससे करूँ। या तो मैं उसका व्हाट लिख दूँ कि मतलब व्हाट इज़ दैट मूवमेंट, या फिर उसकी इंपॉर्टेंस लिख दूँ, या फिर उसके कॉज लिख दूँ, तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। सो अगर आप घर से ही प्रिपेयर होकर जाएंगे ना कि नहीं भाई मूवमेंट आएगा, मैं सिर्फ उसमें व्हाट लिखूँगा इंट्रो में, एंड दैट्स इट। कोई भी मूवमेंट आया तुरंत व्हाट लिख दो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन है इवेल्युएट द नेचर ऑफ द भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर, और दूसरा एक क्वेश्चन है 2018 का क्वेश्चन ऑन चैतन्य महाप्रभु इन्फ्लुएंस ऑन भक्ति मूवमेंट, ठीक है। ये थीम मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 साल पहले बनाई थी। अब मैं आपको अपनी इंट्रो, ठीक है, इन दोनों थीम्स में अप्लाई करके दिखाता हूँ। आप देखिएगा, ये रहा मेरा इंट्रो कि द भक्ति मूवमेंट is considered to be a cultural revolution in the history of medieval India. The Bhakti literature reflects a new form of devotion to God that is a personal bond between the devotees and the deity. अब आप बताइए, क्या क्वेश्चन नंबर 2021 के लिए इससे अच्छा कोई इंट्रोडक्शन मिल सकता है? आप बता दीजिए, इज इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो इन वेरी शॉर्ट टाइम। आप देखिए, टाइम की कंस्ट्रेंट को भी समझिए। आपके पास अगर बहुत सारा टाइम, अगर आप 1 घंटे में एक आंसर लिख रहे हैं, तो भाई आप इससे लाख गुना अच्छा इंट्रो लिखेंगे। बट वहाँ पर आप अंडर प्रेशर होते हैं, एक क्वेश्चन को सिर्फ 7 मिनट में लिखना है, 9 मिनट, उसमें 2 मिनट सोचने में जाते हैं, तो भाई कैसे लिखोगे? तो ये सब चीज़ें प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, बिकॉज आपको मेनली वहाँ पर ना सिर्फ लिखना है। बिकॉज मैं आपको बता दूँ, आप शुरू के 3 क्वेश्चन में वहाँ पर सिर्फ सोचते हो आंसर के बारे में, इसके बाद 3 के बाद सिर्फ आप सिर्फ लिखते हो। आप पता, आप अपनी मुंडी भी नहीं सकते आजू बाजू करने के लिए, इतना प्रेशर होता है वहाँ पर। सो आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है। ये मैंने आपको बताया 2021 के क्वेश्चन के लिए। नाउ लेट अस सी दिस 2018 में हम इसे अप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते। आप देखो, क्वेश्चन ऑन चैतन्य महाप्रभु इन्फ्लुएंस ऑन भक्ति मूवमेंट। अब देखो, मैं इसे हल्का सा टिल्ट कर दूंगा, मोल्ड कर दूंगा और इस पर अप्लाई कर दूंगा। देखो, द भक्ति मूवमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ कल्चरल रिवॉल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया एंड चैतन्य महाप्रभु हैज प्लेड अ मेजर रोल फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, एंड इसका एक कॉन्ट्रीब्यूशन लिख दूंगा, दैट्स इट। बन गया भाई इंट्रोडक्शन। देखा, सेम थीम को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया, एंड यू हैव गॉट द इंट्रोडक्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आपने अगर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की गई होगी, तो आप सेम इंट्रोडक्शन को बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी ना आपको अपनी थीम्स बना के रखनी है, समझ में आई? ये काम करता है GS1 में। आप देखिए, GS1, GS2, GS3 सबका बॉडी सेम रहता है, बट इंट्रो एंड कंक्लूजन डिफर करता है। और आपको पता, टॉपर्स इसलिए टॉपर बनते हैं और जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट है वो नीचे आते हैं लिस्ट में, बिकॉज उनके पास थीम्स ही नहीं होती, उनके पास कुछ प्रिपरेशन ऑफ माइंडसेट ही नहीं होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर हल्का सा इंसाइट दिया कि आप कैसे GS1 की थीम्स बना सकते हैं। अब देखिए, मैंने इसकी बॉडी तक नहीं लिखी। लोग बोलते हैं कि बॉडी के बाद कंक्लूजन आता है, लेकिन मैं बिफोर हैंड कंक्लूजन डिसाइड करके रखा हूँ। अब देखो, व्हाट इज द कंक्लूजन दैट आई हैव डिसाइडेड हियर, कि एट प्रेजेंट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इज ऑन राइज एंड वी नीड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट। मतलब एक शॉर्ट है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि अगर मान लो फर्स्ट क्वेश्चन का मुझे कंक्लूजन लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा। At present, religious extremism is on rise, which is visible in the terror attacks and in Naxalite event, and so therefore we should take inspiration from Bhakti movement and we should apply the ideas blah blah दुनिया भर की चीज़ें on this part। तो मतलब आप देखिए, मैंने पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट कर दिया, करंट से प्रॉपर कनेक्ट कर दिया। तो आप देखिए, ये कितना अच्छा इंट्रोडक्शन लिखता है, एक यूनिक इंट्रोडक्शन है जिसमें पास्ट का, प्रेजेंट का, हर चीज़ इन्वॉल्व है, ठीक है। सेम इन कंक्लूजन आई कैन अप्लाई ऑन दिस 2018 क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन ऑन चैतन्य महाप्रभु। अब देखिए, एट प्रेजेंट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म ऑन राइज, वही नक्सलिज्म बढ़ रहा है, ब्ला ब्ला दुनिया भर की चीज़ें। सो वी कैन टेक द लेसन फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु आइडियाज एंड वी कैन अप्लाई ऑन आवर सोसाइटी टू गेट द बेस्ट ऑफ सोसाइटी, समथिंग इस टाइप का कुछ आप लिख सकते हैं। मतलब मुझसे अच्छी और फ्लावरी लैंग्वेज फ्रेम की जा सकती है। मतलब 2 मैंने इंस्टेंट फ्रेम की, इससे अच्छी नहीं लग रही, बट आई थिंक यू हैव गॉट वॉट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर ये इंट्रो एंड कंक्लूजन रेडी हो ना, देन यू आर डन विद द क्वेश्चन, और आपका पहले ही इंप्रेशन एग्जामिनर को बिल्कुल हवा में उड़ा देगा। अब जैसे आप देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 को, और 2021 की भक्ति लिटरेचर पर क्वेश्चन आया है, एंड आई एम डैम श्योर आप किसी भी टॉपर से बात करेंगे
या जिसको लग रहा है उसको पेपर अच्छा गया, उसके पास 7-8 पॉइंट से ऊपर नहीं होगा, और उसने यही 7-8 पॉइंट्स को इस तरीके से ऊपर नीचे करके लिखा होगा कि 2 पेजेस भर के होंगे और इंट्रो एंड कंक्लूजन बस अच्छा होगा उसका, बाकी कंटेंट सेम होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर टॉपर्स की कॉपी पढ़ें तो आपने ये नोटिस किया होगा, भाई ये लोग तो सेम लिखते हैं बट टॉपर क्यों बनते हैं, हम भी तो वही जानते हैं, जस्ट बिकॉज वो एक्सप्रेस करना जानते हैं, इंट्रो एंड कंक्लूजन की उनके पास थीम होती है। तो यही काम आपको करना है, ठीक है। अब देखिए आई एम टेकिंग सो मच ऑफ टाइम, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि भाई आपको इस वीडियो का थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो। अब देखिए नाउ फाइनली कम टू द बॉडी पार्ट। देखिए बॉडी पार्ट 2 पार्ट में है। सबसे पहला तो भाई अपन को लिटरेचर के बारे में बताना है, भक्ति लिटरेचर, एंड सेकंड वन इज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। तो देखिए भक्ति लिटरेचर के बारे में व्हाट यू कैन राइट, वुमेन पोएट्स थी, इसके बाद इन्हें रीजनल लैंग्वेजेस में लिखा गया, इसके बाद पोएटिक अप्रोच लिया गया। जैसे आपको याद होगा हमारे क्या नाम है उनका, कबीर साहब, उन्होंने दोहे में अपनी वो सब लिखी, सूरदास सब ने दोहे में लिखा, तो मतलब देयर वाज अ पोएटिक अप्रोच। इसके बाद इट वाज अ प्लेटफॉर्म फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। इसके बाद अटैक द एज ओल्ड कास्ट सिस्टम, और फाइनली कि बहुत सारे जो यहाँ पर पोइटिशियन थे या जो भी लिटरेचर वाले थे, दे वर फ्रॉम सो कॉल्ड लोअर कास्ट, ठीक है, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंशन सो कॉल्ड लोअर कास्ट, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4-5 फीचर्स हो गए एंड वी आर डन विद दिस। अब देखिए मैं आपको एक और एडवांटेज बताता हूँ यहाँ पर हमारे मटेरियल का। देखिए डायरेक्टली लोगों ने भक्ति लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन लिख दिया होगा, ठीक है, नो डाउट, बट अब देखिए यहाँ पर मैं ना कंपैरिजन दिखाऊंगा एंशिएंट एंड मिडावल का। मतलब आप जानते हैं जो भक्ति लिटरेचर है दैट बिलोंग टू मिडावल टाइम एंड संगम लिटरेचर बिलोंग टू द एंशिएंट टाइम। 2 एग्जामिनर ने नहीं पूछा, बट मैं यहाँ पर अपनी इंसाइट दूंगा कहीं कहीं पर, लाइक 1-2 जगह बस। जैसे कि ये जो भक्ति लिटरेचर है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करती है, लेकिन द सेम कैन नॉट बी सेड अबाउट द संगम लिटरेचर। तो यहाँ पर एग्जाम को हिंट जाएगा कि बंदे ने संगम लिटरेचर भी पढ़ के रखी है, बंदा कंपेयर करना जानता है, बंदा एनालाइज करना जानता है, ठीक है, बंदे का इंटेंट बहुत अच्छा है। सो ये चीज़ें आपको हमारे मटेरियल से मिलती है विच यू कैन सी हियर, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़, इस बार जो मैक्सिमम बच्चों ने मिस्टेक्स कमिट की, जब मैंने बात की उनसे कि भैया उन्होंने पता क्या किया, आपको लिखा क्या, भक्ति लिटरेचर के आपको क्या लिखना है, फीचर्स लिखने हैं, नेचर लिखना है। बंदों ने क्या किया, भक्ति मूवमेंट के ऊपर लिख के चलाया। ये देखो क्या क्या लिखा उन्होंने कि भाई इट इज़ यूनिटी ऑफ गॉड, लव एंड डिवोशन, कंडेमनेशन ऑफ रिचुअल, रिजेक्शन ऑफ आइडल वर्शिप। भाई भक्ति मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा, एक बार क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ लिया करो। तो बच्चों ने कई बार ये मिस्टेक कमिट की है, ठीक है। तो आपको ऐसी मिस्टेक से बचना है, क्वेश्चन को 2 बार रीड करो। इसके बाद फाइनली वी आर गोइंग टू कम टू द कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर कि भाई देयर वाज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हाई कास्ट एंड लोअर कास्ट। एग्जाम्पल लिखो, लंगर बाय गुरु नानक देव जी, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, GS1 की बॉडी लिखने का ना एक पैटर्न होता है। मतलब अगर आप कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना, आप उसे सब्सटेंशिएट करें। इवन GS2 GS3 में भी हम फॉलो करते हैं, बट GS1 में मोस्टली। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने लिखा कि भाई हायर एंड लोअर कास्ट के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं था, तो भैया प्रूव करो। भैया हम प्रूव कर रहे हैं ना कि भैया हमारे गुरु नानक देव जी ने लंगर चालू किया था, इट इज़ प्रूव्ड कि भाई देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लोअर कास्ट एंड हायर कास्ट। उसी प्रकार से एक ऐसा इन्वायरमेंट जनरेट किया गया जिसकी वजह से हिंदूज एंड मुस्लिम के बीच में गुडविल बढ़े। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राम रहीम का बहुत यूज़ किया गया। इसके बाद काफ़ी रूलर्स ने भक्ति मूवमेंट के इम्पैक्ट में रिलीजियस पॉलिसीज अडॉप्ट की, आप देखेंगे यूजुअली अकबर एंड ऑल, ठीक है। इसके बाद देयर वर अ लॉट ऑफ सोशल रिफॉर्मर एज वेल एज द भक्ति सेंट्स जिन्होंने प्रैक्टिस ऑफ सती को बहुत क्रिटिसाइज़ किया। इसके बाद कीर्तन्स को बहुत ऑर्गेनाइज किया गया, लोकल लैंग्वेज का डेवलप किया गया, सोशल सर्विस दी गई पुअर को। जैसे कि आपको याद होगा अजमेर में हमारे जो दरगाह है वहाँ पर सोशल सर्विस बहुत की जाती है। इसके बाद सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस किया गया, बिकॉज उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये रिलीजन एंड ऑल कम्युनल वायलेंस बढ़ रहा था एट द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो ये समय यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल आया। तो ये सब कुछ कंट्रीब्यूशन थे इंडियन कल्चर में। तो आई होप यू आर डन विद द इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड दी बॉडी पार्ट। देखिए मेरा यहाँ पर मकसद ये नहीं कि मैं आपको एक अच्छा सा आंसर दूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आई वॉन्ट यू टेल टू द अप्रोच कि भाई व्हाट इज़ द अप्रोच, ठीक है। अगर आप अप्रोच समझ गए ना देन यू डोंट नीड दिस वीडियोज़, ठीक है। फाइनली लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज़ द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। एंड अगेन आई एम गोइंग टू रिफर यू आर बुक, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस बुक वंस, ठीक है, यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड। जैसे इस बार हमारा एक टॉपिक था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, अगर आप उसने अच्छे से पढ़ा होता ना, सो आई थिंक दिस क्वेश्चन वॉज ईजी। अब देखिए आप क्वेश्चन को देखिए, असेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ एंड सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स इन द इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट। बट उससे पहले बिफोर एंडिंग द आर्ट एंड कल्चर सेक्शन आई वुड लाइक टू टेल यू कि भाई सोर्स सेम है, जो आपने फॉलो किया था क्वेश्चन वहीं से आए हैं, हॉट थीम से आए हैं, सो यू डोंट हैव टू चेंज योर सोर्स। एंड वन मोर थिंग, लास्ट वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम माई साइड कि भाई आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से फॉलो करो, बेसिक बुक्स को फॉलो करो, बेसिक थीम्स को फॉलो करो, उनके ऊपर नोट्स बनाओ, और जो मैंने किया वो करो। और फाइनली देयर इज़ नो ड्रास्टिक चेंज रिक्वायर्ड इन आर्ट एंड कल्चर प्रिपरेशन, ठीक है। एंड लास्ट
बट नॉट द लीस्ट कंप्लीट सोल्यूशन बुकलेट्स, जस्ट हैव अ वन लुक ओवर इट, ठीक है, रेस्ट इट डिपेंड्स ऑन यू. सो फाइनली वी आर कमिंग टू पोस्ट इंडिपेंडेंस पार्ट. सो आई टोल्ड यू कि भाई ये वाला चैप्टर अगर आप पढ़ते तो बहुत ईजिली आंसर कर पाते इस क्वेश्चन को. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? assess the main administrative issues and socio-cultural problems in the integration process of Indian princely states. अब कुछ लोग बोल रहे हैं भाई दिस क्वेश्चन वॉज टफ. क्यों? बिकॉज उन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पढ़ा ही नहीं था. बट भाई वो मूर्ख ये भी भूल गए कि प्रीवियस पेपर भी देखा जाता है, उसे भी सॉल्व किया जाता है. आप देखो 1981 से लेके 2005 तक क्वेश्चन ऑन प्रिंसली स्टेट इंटीग्रेशन प्रॉब्लम, प्रिंसली स्टेट, सरदार वल्लभ भाई पटेल रोल, प्रिंसली स्टेट, इंडियन यूनियन प्रिंसली स्टेट, सबऑर्डिनेट यूनियन प्रिंसली स्टेट. अब भाई यूपीएससी 5 बार पूछ चुका है, बता रहा है, बिल्कुल सीना खोल के दिखा रहा है, ये देखो भाई अंदर प्रिंसली स्टेट है, देख लो यार एक बार, ठीक है. सो व्हाट इज़ माय एनालिसिस ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया कि भाई पिछले 5 साल में सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन आए हैं. 2018 में आखिरी क्वेश्चन आया था. इस बार यूपीएससी ने आर्ट एंड कल्चर से शिफ्ट करके एक क्वेश्चन इधर डाल दिया है और एक क्वेश्चन डाल दिया है वर्ल्ड हिस्ट्री में, ठीक है. बिकॉज लास्ट 3-4 साल से क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री में भी नहीं आ रहे थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पे भी नहीं आ रहे थे. तो इस बार आप कह सकते हैं आर्ट एंड कल्चर के जो 3 क्वेश्चन होते थे उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, ठीक है. और क्वेश्चन वॉज ऑन प्रेडेड थीम, ठीक है, और सेम मटेरियल एनसीईआरटी. सो भाई क्वेश्चन लेवल इज ईजी टू मॉडरेट, नथिंग टू चेंज हियर. एंड माई वर्ड्स ऑफ विजडम सेम एज आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, नो चेंज. नाउ लेट अस कम टू द इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड बॉडी पार्ट. अब देखिए लाइक इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट के लिए मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन रेडी करके रखा है, वही मैंने यहाँ पर चिपका दिया. आप देखो क्या है. इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट वॉज अ क्रूशियल स्टेप टुवर्ड्स रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ इंडिया बट इट पोज्ड अ मेजर थ्रेट, बट और यू कैन से बट इट पोज्ड मेजर थ्रेट्स. ये डायरेक्टली कॉपीड फ्रॉम एनसीईआरटी. अब देखिए क्वेश्चन ये था, assess the main administrative issues and socio-cultural problems in the integration process of Indian princely state. आप बताइए इससे अच्छा कुछ इंट्रोडक्शन हो सकता है उस प्रेशर में? क्रूशल स्टेप टूवर्ड्स रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ इंडिया बट इट पोस्ट मेजर थ्रेट्स. आई डोंट थिंक सो. इतने प्रेशर में निकालना जस्ट बिकॉज मेरे पास थीम्स रेडी है इसलिए मैंने उसे यहाँ पर चिपका दिया. क्यों थीम्स रेडी है मेरे पास? बिकॉज भाई यूपीएससी 5 साल ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो भाई यूज़ करो थोड़े से दिमाग को, ठीक है. अब सेम बॉडी मैंने नहीं बनाई बट कंक्लूजन ऑलरेडी रेडी. व्हाट इज द कंक्लूजन? आइडिया ऑफ यूनाइटेड इंडिया वॉज नॉट अ फ्री लंच. It took blood of many, and still India is not fully united, which is visible in events like Naxalism, protest. Therefore, every Indian, by following the ideals of Constitution, should make efforts to realize true and integrated India. That's it. आप जो मैंने इंट्रो एंड कंक्लूजन बताया 5 क्वेश्चन में अप्लाई करके देख लो. बस यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के रोल को हल्का सा वो कर देना, लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लेड अ रोल एंड ब्ला ब्ला. उसके बाद सब एडजस्ट हो जाएगा. बाकी 4 क्वेश्चन में अप्लाई करके देखो एडजस्ट होगा कि नहीं होगा. यू कैन पॉज वीडियो एंड अप्लाई इट एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन. हल्का सा मोल्ड करो बस, ठीक है. मैं ये नहीं बोल रहा पूरे चिपका दो, हल्का सा ऊपर नीचे स्टेटमेंट करनी पड़ती है. अगर स्टेटमेंट याद होगी तो यू कैन बोल्ड इट एंड राइट इट. तो आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस कि क्या रोल प्ले कर रही है थीम्स, ठीक है. अब फाइनली लेट्स कम टू द बॉडी कि भाई व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज. आई एम अगेन टेलिंग नॉट डिस्कसिंग द मॉडल आंसर, जस्ट गिविंग यू ऊपर से कि भाई यू कैन राइट दिस. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट विल बी कि भाई देयर वॉज अ डिस्प्यूट बिटवीन द पॉपुलर विल एंड क्वेश्चन ऑफ अथॉरिटी. मतलब यहाँ पर जो राजा थे फॉर एग्जाम्पल ट्रावनकोर में, कश्मीर में, हैदराबाद में, दे वांटेड कि भैया वी आर द किंग सो वी विल बी द अथॉरिटी, बट पीपल वांटेड कि नहीं वी वांट डेमोक्रेसी, ठीक है. तो दिस वॉज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इशू. तो फाइनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से सॉल्व किया गया कि यू विल सरेंडर योर पावर टू द इंडियन यूनियन एंड वी आर गोइंग टू हैव डेमोक्रेसी. इसके बाद दूसरा ये था रेसिडुअरी पावर के ऊपर. रेसिडुअरी पावर मतलब कि अगर कोई नई पावर आई तो दैट विल गो विथ इंडियन यूनियन और द किंग्स एंड नवाब्स. तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में अगर आप देखें जैसे एक प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर लिखा गया था दे आर सरेंडरिंग ओनली 3 पावर, बट पटेल जी ने ठोक ठाक के वो जो बची हुई थी वो पावर भी ले ली, ठीक है. इसके बाद थर्ड पॉइंट टेरिटोरियल डिवीजन. मतलब उस टाइम पे मान लो ये जूनागढ़ है और उसके साइड में मान लो बड़ौदा है, ठीक है. दोनों अपने आप को अलग कंट्री समझते थे और आज सोचो पार्ट ऑफ वन स्टेट ओनली. तो दैट वॉज अ प्रॉब्लम. आज देखिए कितना बिल्कुल बदल गया. ऐसा लगता ही नहीं है कि इवन आप साउथ इंडिया में चले आओ, वी फील लाइक वी आर इन इंडिया नॉट इन अनदर कंट्री, ठीक है. इवन साउथ इंडियंस नॉर्थ इंडिया में आते हैं, दे फील लाइक दे आर इन इंडिया नॉट इन अदर कंट्री, ठीक है. सो दैट इज़ द लेवल ऑफ इंटीग्रेशन वी हैव अचीव्ड इन लास्ट 70 ईयर्स, ठीक है. इसके बाद प्रिंसली प्रिविलेजेस को लेकर बड़ा क्वेश्चन था भाई कि किसको कितना प्रिविलेज मिलेगा, क्या हायरार्की होगी किंग की, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा. तो अल्टीमेटली इंदिरा गांधी ने भाई रहने दो, प्राइवेट पर्सी को हटा देते हम, दैट्स इट, ठीक है. इसके बाद रिलीजियस रोल ऑफ किंग. मतलब उस टाइम पे जितने भी टेम्पल्स एंड ऑल होते थे ना, उन सबके हेड कौन होते थे?
किंग, जैसे कि अगर आप देखें जगन्नाथपुरी टेम्पल हो गया हमारा, इसके बाद ट्रेवनकोर में जो पद्म स्वामी टेम्पल है वहाँ पर अब लाइक किंग इज़ द हेड ऑफ, किंग ऑफ ट्रेवनकोर इज़ द हेड। इवन अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में इसको थोड़ा कंफर्म भी किया, ठीक है। लाइक क्वीन ऑफ इंग्लैंड वो वहाँ पर चर्च की हेड होती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स भी थी, तो अभी भी हल्की फुल्की डिस्प्यूटेड है, बट मोर और लेस इतना इशू क्रिएट नहीं करती। तो ये हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। इसके बाद व्हाट आर द सोशल इशूज़, सोशल कल्चरल इशूज़ की भाई कम्युनल टेंशन थी हिंदू मुस्लिम को लेके, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कश्मीर में देयर वाज अ हिंदू किंग एंड मुस्लिम पॉपुलेशन, तो देयर वाज अ प्रॉब्लम। इसके बाद पीजेंट डिस्कंटेंट था, नॉट जस्ट इन तेलंगाना बट इन ईच एंड एवरी रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप तेलंगाना मूवमेंट को एड्रेस कर सकते हैं। फिर इसके बाद कल्चरल टेंशन थी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है, इंक्लूडेड मैनी रीजन्स की, लाइक भाई उसमें बॉम्बे भी है, फिर लाइक अपना गुजरात भी है, बट पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज स्टे हियर, तो एक नया स्टेट चाहिए था, तो ये सब इश्यूज़ हुए, तो देवर सॉल्व विद 1956 एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956 एक्ट। इसके बाद डेवलपमेंटल इश्यूज़ थे, जैसे कि कुछ रीजन में डेवलपमेंट अच्छी होती बट कुछ रीजन वर ओनली ट्रीटेड एज सोर्स ऑफ मिनरल्स, तो वो प्रॉब्लम अभी लाइक सॉल्व हुई, लाइक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और भी बहुत जगह ऐसी प्रॉब्लम्स हैं दैट विल बी सॉल्व इन फ्यूचर। तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट पॉसिबल आंसर दैट यू कैन राइट। तो अगर आप पता किसी भी स्टूडेंट से बात करेंगे ना, उसने लगभग यही रीज़न लिखे होंगे, बट पता डिफरेंस कहाँ आएगा, इंट्रो एंड कंक्लूजन में, और किस तरीके से आप अपनी स्टेटमेंट को सब्सटेंशिएट करते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ अथॉरिटी में मैंने मेंशन किया कि भाई कश्मीर, हैदराबाद, ट्रेवनकोर में प्रॉब्लम थी, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देखिए रिलीजियस रोल ऑफ किंग में मैंने मेंशन किया पद्म स्वामी टेम्पल, यहाँ पर आप देखिए मेंशन किया मैंने तेलंगाना मूवमेंट की, देयर वाज अ पीस एंड डिस्कंटेंट। इस तरह से आपको काम करना है, ठीक है। सो इंट्रो, कंक्लूजन डन, बॉडी डन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेक्शन। अगेन आई वुड बी रिकमेंडिंग यू वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट सोल्यूशन बुक। आप देखिए देयर वाज अ चैप्टर इंटर वॉर पीरियड, इफ़ यू हैव रीड दिस चैप्टर तो बहुत ईजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। देखिए फर्स्ट सी द क्वेश्चन कि देयर अरोज अ सीरियस चैलेंज टू द डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स, इवेल्युएट द स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम को लेके देयर वाज सम प्रॉब्लम, देयर वाज सीरियस चैलेंजेस, और आपको बताना ही सही है कि नहीं है, मतलब इवेल्युएट मतलब आपको सब्सटेंशिएट करना अपने पॉइंट्स के साथ, ठीक है। अब सी, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया वर्ल्ड हिस्ट्री से। मैंने ऑलरेडी बताया आर्ट एंड कल्चर के जो 3 क्वेश्चन हुआ करते थे वहाँ से एक शिफ्ट मिला हमें वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ, ठीक है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर भी सेम रिपीटेड थीम्स के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे वर्ल्ड वॉर्स के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, रिवॉल्यूशन जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इन सब के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके बाद लिंकेजेस ऑफ वर्ल्ड इवेंट विद द नेशनल इवेंट, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है जो हमने कहाँ से निकाली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है। तो आप कह सकते हैं थीम वॉज फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो अगेन ईजी टू मॉडरेट, नॉट डिफिकल्ट। एक्चुअली डिफिकल्ट ना ये 2016 एंड 17 में आया था, जब यूपीएससी आस्ट क्वेश्चन ऑन मलाया पेनिनसुला, भाई हिल गए थे लोग, कहाँ से आ गया ये। और उसके बाद जब व्हेन यूपीएससी आस्ट रोल ऑफ वेस्टर्न एजुकेटेड एलिट्स ऑन अफ्रीका, तो ये सब हिलाने वाले क्वेश्चन थे, बट दिस टाइम क्वेश्चन वॉज ईजी। एंड वन मोर थिंग, एक चीज़ आपने यहाँ पर पढ़ी, लिंकेजेस ऑफ वर्ल्ड इवेंट विथ नेशनल इवेंट, ठीक है। उसी प्रकार से एक और थीम है यहाँ पर, इम्पैक्ट ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एक बार फिर से आप क्वेश्चन को रीड करिए। देयर अरोज अ सीरियस चैलेंज टू द डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स, इवेल्युएट द स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब ये बता रहे हैं कि देखो उस टाइम पे ना इंटर वॉर पीरियड में हुआ क्या था। इंटर वॉर पीरियड में उस टाइम पे राइज ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड सप्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कल्चर। अगर आप प्रेजेंट टाइम पे देखें ना, वर्ल्ड में यही चल रहा है, राइज ऑफ अथॉरिटेरियन लीडर्स लाइक बोल्सोनारो, अभी ट्रंप का राइज हुआ था बट फॉलन डाउन। फिर इसके बाद बहुत सारे लीडर्स आप देख रहे हैं अथॉरिटेरियन राइज हो रहा है, हर जगह नेशनलिज्म राइज में, इवन इन इंडिया, ठीक है, चाइना, अमेरिका, हर जगह नेशनलिज्म राइज में हो रहा है। इसके साथ ही साथ पोलराइजेशन बहुत हो रहा है कल्चरल लाइंस में, जैसे कि ब्लैक्स को अभी भी परसिक्यूट किया जा रहा है, कहाँ पर, अमेरिका में, चाइना में माइनॉरिटी के ऊपर सप्रेशन किए जा रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे अथॉरिटेरियन राइज हो रहा है, वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब हर जगह आप देखें ये अथॉरिटेरियन कल्चर बढ़ रहा है। समझ में आया? यही थीम उस टाइम पे थी इंटर वॉर पीरियड में, सेम थीम अभी है। तो ये देखिए यूपीएससी ने किस तरीके से प्रेजेंट को पास्ट से कनेक्ट किया, देखिए। तो इस तरह से आपको ट्रेंड भी समझना पड़ता है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। जो लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर इज नॉट इंपॉर्टेंट, भाई रीड द न्यूज़पेपर, यू विल गेट द जिस्ट ऑफ इट। अब देखिए इंट्रो एंड कंक्लूजन ऑलरेडी रेडी, ठीक है। अब देखिए लाइक वर्ल्ड वॉर के लिए, लाइक कोई भी इवेंट है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक दैट मीन्स फ्रेम रेडी करके रखा है। व्हाट इज़ दैट फ्रेम, कि जैसे मान लो कि अगर क्वेश्चन वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर आया तो उससे पहले ज़रूर कोई बड़ी लड़ाई हुई होगी, ठीक है। अगर मान लो वर्ल्ड वॉर 2 के
पर क्वेश्चन आया तो उसके ऊपर पहले कोई लड़ाई होगी, तो यहाँ पर क्वेश्चन आया और इंटर वॉर पीरियड, तो उससे पहले मतलब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, तो मैं व्हाट विल आई राइट कि आई विल स्टार्ट विद द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, लाइक एक दो इम्पैक्ट लिख दूंगा। उसके बाद उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे प्रेजेंट टाइम पे कि भाई देयर वॉज महंगाई, ठीक है, लोग मर रहे हैं, बस दैट विल बी द इंट्रोडक्शन ऑफ माई साइड, ठीक है। अब कंक्लूजन में आऊँ, देखो कंक्लूजन ये मैंने NCERT अर्जुन देव से कॉपी किया है। द चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन दिस पीरियड आर important not only for understanding the forces and factors which led to the Second World War, but also the world that emerged after the war. Thus, they are crucial to an understanding of the present day world. देखो कनेक्ट हो गया। देखो NCERT खुद हमें पास्ट को प्रेजेंट से करके दिखाता है, तो why we should not connect the same in our papers, ठीक है। I think you got the hint what I'm trying to say. अब see, now just you have to write the causes and fall of democratic system. Simply like rise of authoritarian leaders like Mussolini in Italy and Hitler in Nazi Germany. इसके बाद सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट नेशन। देखो पता सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि ये हिटलर और मुसोलिनी का राइज हुआ कि देखो USSR का राइज हो चुका था, ठीक है। USSR वॉज ट्राइंग टू एक्सपेंड एंड इट वॉज सोशलिस्ट, मतलब और यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट नेशन थे जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लैंड हो गया, US हो गया, इन लोग को डर था कि भाई इनकी जो आइडियोलॉजी है वो तो बहुत अच्छी है, मतलब इक्वलिटी की बात करती है, और उनके यहाँ भी इनइक्वलिटी थी US और इंग्लैंड में, तो उनको ऐसा लग रहा था कि USSR एक्सपेंड कर जाएगा, मतलब कि आइडियोलॉजी वो एक्सपेंड कर जाएगी और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यहाँ पर इनको लॉस होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि ये जो नाजी जर्मनी आया और मुसोलिनी आए, ये लोग ना बहुत अगेंस्ट थे USSR के और बहुत कट्टर टाइप के थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसको फंड करना चालू किया कि ये लो भैया तुम पैसे लो, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तुम लाइक इसकी हालत ख़राब करके रखो, इस टाइप से काम था, ठीक है। तो दिस वॉज वन ऑफ द मेजर रीज़न कि एक्चुअली हमारा जो लीग ऑफ नेशन था वो भी कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। सो यू कैन राइट दिस रीज़न नंबर 2 हीयर। इसके बाद तीसरा रीज़न कि भाई नेशनलिस्ट टेंडेंसी बढ़ने लगी, मेजोरिटेरियन कल्चर बढ़ने लगा, और मेजोरिटेरियन कल्चर आम तरीके से नहीं बढ़ रहा, यू आर सप्रेसिंग माइनॉरिटी एंड यू आर इंक्रीजिंग योर मेजोरिटेरियन कल्चर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नाजी जर्मनी के यहाँ प्योर रेस होनी चाहिए, ठीक है, प्योर जर्मन जो है वही बस रहेंगे, बाकी जो जूस हैं उनको मार दो, उनका होलोकास्ट कर दो। इस तरीके से नेशनलिज्म बढ़ रहा था और मेजोरिटेरियन कल्चर बढ़ रहा था। इसके साथ ही साथ मिलिटरिज्म बढ़ रहा था, मतलब हिटलर ने आप देखा बहुत सारी ट्रीटी ऑफ वर्साइल की प्रोविजन को ब्रेक किया, जैसे कि राइन वैली का जो मिलिटराइजेशन था दैट वाज नॉट अलाउड, बट हिटलर ने कर दिया। अब देखो मैंने यहाँ पर प्रूव किया, जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि मिलिटरिज्म राइज में था, तो मैंने प्रूव किया हाँ यार हिटलर ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल की प्रोविजन को ब्रेक करके मिलिटराइज किया किसको, राइन वैली को, तो ये प्रूव हो गया, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर जूस का एग्जाम्पल दे सकता था मैं, तो ये सब्सटेंशिएट करना पड़ता है हमें हर एक स्टेटमेंट को, ऐसे नहीं चल जाता कि आपने बोल दिया मान लेंगे, ठीक है, हम होते ही कौन है भाई बोलने वाले। इसके बाद डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू सिस्टम वॉज नॉट इस्टेब्लिश्ड इन होल ऑफ द यूरोप, बस US में था, इंग्लैंड में था, बाकी जगह नहीं था यार। बाकी जर्मनी के यहाँ अभी तक बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर्स ही रहे, तो कैसे कोई बिलीव कर लेता। इसलिए आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि पीपल वर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द डेमोक्रेसी। इसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब खत्म हुआ, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की गई, तो पीपल वर नॉट हैप्पी बिकॉज डेमोक्रेसी में कुछ हो ही नहीं रहा था, लोगों को कुछ हक ही नहीं मिल रहे थे अपने, इसलिए तो हिटलर पावर कंट्रोल पर पाया और लोगों ने उसे पसंद भी किया, ठीक है। एंड वन मोर थिंग अबाउट हिटलर कि लोगों ने हिटलर को अभी हेट नहीं किया गया, ठीक है, हिटलर को हटाया गया बाय फोर्स, ठीक है। पीपल लव्ड देयर फ्यूरर, दिस वाज द स्टेटमेंट बाय स्टालिन, ठीक है। उसके बाद देवर इकोनॉमिक इशूज़, यू नो व्हाट आर द इकोनॉमिक इशूज़, भाई पैसे ही नहीं थे, इतना सारा डेप्ट हो गया था, तो सिंपल सी बात थी, कोई ना कोई तो फ़ायदा उठाता। इसके बाद इंपीरियलिज्म, ठीक है, उस टाइम पे इंपीरियलिज्म को कनेक्ट किया गया था इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ कि अगर भैया अगर आपको अपनी कंट्री को इकोनॉमिकली डेवलप करना है ना, तो यू नीड कॉलोनीज, बिकॉज वहीं पर आप सामान बेचोगे और वहीं से सामान लाओगे, तो उस तरह का मॉडल ही था, भी बकवास था। सिंपल सी बात है कि हर कोई लड़ाई करेगा। अब लाइक US UK के पास सबके पास भाई अपनी अपनी कॉलोनीज थी, बट जर्मनी के पास नहीं थी, इटली के पास नहीं थी, भैया वो लोग लड़ेंगे भाई हमें भी कॉलोनीज हो, हमें भी डेवलपमेंट करना है। ऐसे आजकल वो क्लाइमेट चेंज पे लड़ाई चलती है कि भैया आपने गलती की, पहले आप सुधारो फिर हम देखेंगे, ठीक है। सेम काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन प्रेजेंट ऑल्सो। इसके बाद लेकिन हमें ये प्रूव करना, देखो स्टेटमेंट लिखी है कि इवेल्युएट द स्टेटमेंट, कि मतलब आप कह सकते हैं कि 2 वर्ल्ड वॉर्स के बीच में ही डेमोक्रेसी की वैल्यू को चैलेंज आया, अदरवाइज तो सब कुछ सही था। तो हम 3-4 पॉइंट ये भी प्रूव करेंगे कि नहीं यार ऐसा नहीं है, सिर्फ उसी टाइम प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पहले से चली। जैसे एग्जांपल के तौर पे डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक UK, फ्रांस, ठीक है, जो अपने आप को डेमोक्रेसी बोलती थी, ये लोग, लेकिन ये लोग दे वर एक्चुअली फोकसिंग ऑन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ डेस्पोटिक एटीट्यूड, जैसे कि कॉलोनिज्म, वहाँ पर वर्स्ट फॉर्म ऑफ डेस्पोटिज्म चल रहा था। आपने देखा ना इंडिया में कैसी हालत थी, कुछ सुनते ही नहीं था कोई, इतना मारा था, जलियन वाला बाग देखा हमने। तो भले अपने आपको डेमोक्रेटिक ये कंट्री ये लोग बोल रहे हैं, बट एंड में क्या कर रहे हो आप, कॉलोनिज्म प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यू आर नॉट डेमोक्रेटिक। तो आपका इस तरह का फॉल तो होना ही था, बस आपने कुछ तरह के लिए संभाल के रखा था, ठीक है। इसके बाद जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था वो वीक था बाकी कंट्रीज़ में, लाइक एग्जांपल जर्मनी, ठीक है, उस टाइम पे बिस्मार्क ने पूरी पावर कंट्रोल करके रखी थी।
इसके बाद सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट नेशन, जो मैंने आपको बताया, जर्मनी और मुसोलिनी का यूज़ किया गया टू डिफीट यूएसआर, बट हो नहीं पाया ऐसा। ठीक है, तो हम प्रूव कर दिए यहाँ पर कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ये पहले से चल रहा था। तो आई थिंक आई हैव एवैल्यूएटेड द स्टेटमेंट विथ ग्रेट कंटेंट। तो आई थिंक यू आर क्लियर विद द डिस्कशन। मैं आपको पहले बता दूँ, माई पर्पज़ वॉज नॉट टू गिव यू द मॉडल आंसर, माई पर्पज़ वॉज जस्ट टू टेल यू कि आप किस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड गिव यू अ पॉजिटिव कमेंट, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है सो डू टेल मी, आई विल इंप्रूव इन द नेक्स्ट वीडियो। So till that time, thank you and have a nice day. We will meet in the next lecture.